बादशाह राजपाल यादव, जिन्होंने अपनी अदाकारी से पूरे देश को हंसाया। दुखी चेहरों पर मुस्कान लेकर आए, बॉलीवुड में खूब नाम कमाया, लेकिन करोड़ों लोगों को हंसाने वाले राजपाल यादव कानूनी संकट में घिरे हैं। चेक बाउंस केस में सलाखों के पीछे हैं। साल 2010 में फिल्म अता पता लापता के मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लिया गया 5 करोड़ रुपए का कर्ज राजपाल यादव के लिए गले की फांस बन गया है। आरोप है कि राजपाल ने समय पर रकम वापस नहीं की। जब उन्होंने कंपनी को चेक दिए तो वो बाउंस हो गए। कंपनी ने धोखाधड़ी और भुगतान न करने का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद 2018 में कड़कड़डुमा कोर्ट ने राजपाल को दोषी ठहरा दिया। 6 महीने की सजा हुई, जिसके बाद राजपाल यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। कोर्ट को भुगतान और समझौते का भरोसा दिया, लेकिन 5 साल के बाद भी राजपाल यादव ने कर्ज की रकम वापस नहीं की, तो उन्हें कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल जाना पड़ा। राजपाल यादव फिलहाल सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अब उनकी मदद के लिए बॉलीवुड खड़ा हो गया है। बॉलीवुड में राजपाल यादव के योगदान को देखते हुए कई फिल्मी सितारे उनके समर्थन में उतर आए हैं। सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन, डेविड धवन, सोनू सूद समेत कई सितारों ने राजपाल यादव की आर्थिक मदद की है। जिस बॉलीवुड ने मुश्किल वक्त में कई सितारों का साथ छोड़ा, वो राजपाल यादव की मदद के लिए खड़ा हुआ है। मतलब कि मायानगरी में अपनापन दिख रहा है, तो इसके पीछे खुद राजपाल यादव हैं, जिन्होंने सबसे अच्छे रिश्ते बनाकर रखे। यही वजह है कि मुश्किल वक्त में राजपाल यादव की मदद के लिए बॉलीवुड के सितारे आगे आ रहे हैं। सिंगर मीका सिंह और अनूप जलोटा ने भी राजपाल यादव की मदद का ऐलान किया है। सुनिए दोनों ने क्या कहा। सुपरस्टार हमारे राजपाल यादव साहब एक बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हैं। हम सबको उनके हालात पता है एंड राइट नाउ उनको बहुत ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। और मैं तो सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जिन जिन एक्टर्स ने, जिन जिन सुपरस्टार्स ने, जिन जिन डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने उनके साथ काम किया है, दिस इज़ द राइट टाइम टू हेल्प हिम, सपोर्ट हिम। और आप 25 लाख अनाउंस करते हैं, 11 लाख अनाउंस करते हैं, तो राजपाल यादव भाई की हेल्प हम कर सकते हैं। मुझे पता लगा कि हमारे मित्र राजपाल यादव को जो कष्ट पहुंचा है, उसे फिर से जेल जाना पड़ा है। ये जीवन में ऊंच नीच चलती रहती है, तकलीफ़ें आती हैं जाती हैं। मित्रों को सहायता करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि बहुत लोग इसमें बड़ी बड़ी राशि से मदद कर रहे हैं। मैं भी अपनी ओर से 5 लाख रुपए भेज रहा हूं। भाई ईश्वर से यही प्रार्थना है कि नेक्स्ट हियरिंग में इन सब पैसों से उसका काम हो जाए। राजपाल यादव मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, तिहाड़ जेल में बंद हैं और आज उनकी जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन राहत नहीं मिली। राजपाल यादव को आज जमानत नहीं मिली और हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 16 फरवरी को मुकर्रर कर दी है। सुनिए आज की सुनवाई को लेकर शिकायतकर्ता और राजपाल यादव के वकील ने क्या कहा। हाईकोर्ट में चैलेंज करने के पहले दिन पे ही कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि उनके केस में मेरिट नहीं है और उस दिन उनकी एप्लीकेशन जो लगी थी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, वो अलाउ नहीं हो रही थी। उसी वक्त उन्होंने पासा फेंका और बोला कि हम सेटल करने को तैयार है। ये बात है 2024 की। 2024 में उन्होंने सेटलमेंट करने का वादा किया, उसके बाद मीडिएशन में रेफ़र कराया। मीडिएशन में रेफ़र कराने के बावजूद उन्होंने पैसा नहीं दिया। इसके बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम की कोर्ट में रिपीटेडली अंडरटेकिंग्स दी कि मैं पैसा दूंगा। इस दौरान 75 लाख रुपए जमा भी कराए, लेकिन अल्टीमेटली जब 2 तारीख को उन्होंने पैसा जमा नहीं कराया तो कोर्ट ने 2 दिन का टाइम दिया उनको सरेंडर करने का। बेसिकली आज हमने इसमें एडजमेंट सॉर्ट किया था, क्योंकि जो हमारी बेल एप्लीकेशन फाइल हुई है उसका रिप्लाई अपोजिट पार्टी ने किया नहीं था। तो हमने जनाब को ऑनरेबल कोर्ट को रिक्वेस्ट करी है इसके अंदर कि भी फर्दर हम राजपाल भाई साहब से अंदर जाके मिलेंगे भी और मिलके उनकी भी इंस्ट्रक्शन लेंगे, क्योंकि कोर्ट एडमेंट थी कि उनके जो पुराने अंडरटेकिंग्स हो या जो पुराना जो कुछ भी हुआ है कोर्ट में अब तक, उसमें उनको जो पेमेंट्स देनी है उसके बारे में उनका क्या कहना है। बिकॉज वी वांट दैट आवर केस मस्ट बी हर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स। ये मेरिट्स पे बात हो और मेरिट्स के ऊपर ही हमने ये बेल एप्लीकेशन भी फाइल की है। तो इसका मंडे को रिप्लाई आएगा, देखते हैं मंडे को क्या रिप्लाई करते हैं। हाई कोर्ट में चैलेंज करने के पहले दिन पे ही कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि उनके केस में मेरिट नहीं है और उस दिन
और हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। अनूप जलोटा हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंडियन म्यूजिशियन और सिंगर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक्टर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आर.के. सिंह एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनूप जलोटा जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। आपकी तरफ से राजपाल यादव के लिए मदद का हाथ भी बढ़ाया गया है और निश्चित तौर पर बहुत अच्छा जेस्चर है, होना चाहिए। जब भी विकट परिस्थिति होती है तो जब दोस्त हाथ बढ़ाते हैं तो एक हिम्मत मिलती है, एक साथ मिलता है। अब अक्सर हम देखते हैं बॉलीवुड में सर कि जो साइलेंट होती है, जो सफरिंग होती है, कष्ट होता है ना, वो साइलेंट होता है और जब वो पब्लिक हो जाता है तब कहीं ना कहीं समझ में आता है कि इंसान किस दौर से गुजर रहा था। इस पे मैं बोलूं? जी। अच्छा, मैं यही कहना चाहता हूं कि लोग जब व्यापार करते हैं, व्यापार के लिए इन्वेस्टमेंट लोगों से लेते हैं, ये सोच के कि व्यापार चलेगा, फिल्म चल जाएगी तो उनके पैसे भी वापस हो जाएंगे और उनको कुछ प्रॉफिट भी मिल जाएगा। जब फिल्म नहीं चल पाती, फिल्म डूब गई, तो जब फिल्म डूब गई अब क्या होगा? अब ऐसे में ये किया जाएगा कि किसी तरह से अब किस होने में इनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि ये काम भी नहीं कर रहे थे उन दिनों। फिल्म बनते समय काम कैसे करेंगे, क्योंकि खुद ही पूरा कंट्रोल कर रहे थे। तो ये प्रॉब्लम आई और जिनके पैसे थे उन्होंने केस करके और इनको जेल भिजवा दिया। अभी होना ये है कि जिसके पैसे हैं उसको जब पैसे वापस मिल जाएंगे तो कोर्ट को क्या पड़ी है कि इनको अंदर रखना है, वापस कर देंगे, बाहर भेज देंगे। कोई मर्डर केस थोड़ी है, पैसे का ही तो केस है ना। तो पैसे इनके जब वापस हो जाएंगे तो ये बाहर आ जाएंगे और उसके लिए हम लोग सब आ गए हैं सामने। इसमें सलमान भी आ गए हैं, मैं हूँ, मीका हैं, सोनू सूद हैं, हम सब आ गए हैं और सब ये काम कर देंगे। मैं तो अभी अमेरिका में बैठा हूँ, वहाँ होता तो मैं और भी कुछ इसमें काम करता, कुछ और भी दोस्तों को मैं कहता कि इसमें मदद करो। वैसे भी मैंने बोला है यहाँ से भी। तो ये इसको आप बहुत सीरियसली ना लीजिए इस केस को, क्योंकि अब इस केस में हम सब जुड़ गए हैं उनको बाहर निकालने की तैयारी में। पैसे जमा हो रहे हैं, काफ़ी जमा हुए हैं और कोर्ट भी जो है वो इतना निर्दयी नहीं होता है। जब वो देखेगा कि भाई 2-3 करोड़ इन्होंने अगली डेट में दे दिए और भी इनके जमा हो रहे हैं तो वो छोड़ देंगे, उसमें रियायत देंगे। इतना कठोर नहीं होता है। और हमारे मनोज त्यागी जी तो इतने सोर्सफुल हैं कि ये तो तिहाड़ के अंदर जाके उसको हाथ पकड़ के बाहर ला सकते हैं। तो बहुत सोर्स है इनका और दिल्ली के राजा हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ है। कहाँ मुश्किल है, राजपाल यादव को बाहर लाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियली सब लोग मदद कर रहे हैं और मुकेश जी जैसे लोग हमारे साथ हैं तो बहुत सोर्सफुल है, सब करा देंगे। जी, आपने कानूनी पहलू का जिक्र किया तो मैं आर.के. सिंह जी से मैं समझ लेती हूँ। सर, ये जो इंडस्ट्री सहायता करती है तो लगता है कि जो पब्लिक सिंपैथी है वो लीगल अंडरस्टैंडिंग को कहीं ब्लर कर देती है। अब मैं थोड़ा कानूनी तरीके से आपसे समझना चाहूँगी सर, सेलिब्रिटी होने का जो फ़ायदा है, पनिशमेंट में पब्लिक की परसेप्शन बदल जाती है कभी कभी। थैंक यू सोनल जी। देखिए, इसमें 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है। मैं केस के मेरिट पे नहीं जा रहा। एडमिटेड फैक्ट है कि उनकी देनदारी बनती है, लेकिन उससे इतर आप देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजपाल यादव जी एक बहुत बेहतरीन अदाकार अभिनेता है और हम लोग बहुत बेनिफिशियरी रहे हैं उनके एक्टिंग के। बहुत ऐसे हास्य कलाकार आज के दौर में मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस पूरे वाक्य को अगर आप ऐसे देखें कि थॉमस फुलर ने आज से 300 साल पहले एक बात कही थी कि यू बी सो हाई यू कैनॉट बी बिगर देन लॉ। आप कितने भी बड़े हो जाएंगे, कानून से बड़े नहीं हो सकते। इसी बात को हमारे धर्मशास्त्रों में इसी बात को कहा गया है, न कोपी धर्मात् परमो न च राज्यम न चम बलम धर्मो ही सर्वालोकनी शीर्षि ईश्वर। मतलब धर्म की सत्ता, कानून की सत्ता जो है सर्वोपरि है, वहां राजा को भी नतमस्तक होना पड़ता है। अब गालिब भी इस बात को क्या कहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग शेर कहते हैं गालिब। वो कहते हैं, है सल्तनत को भी कानून के आगे सर निगू। मतलब है सल्तनत को भी कानून के आगे सर निगू,
दौरे अहल में बादशाह भी बंदा ही रहा। बिल्कुल जहाँ बिल्कुल क्या सही। बात। लॉ ऑफ जस्टिस वाह। है क्या बात है, बहुत अच्छा है। वहाँ बंदा ही रहा। तो नई बात एक- सुनिए। वाह। हाँ, एक पीड़ा तो है कि राजपाल यादव जी को जाना पड़ा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट डेट पे, जैसे अनूप जी ने कहा कि नेक्स्ट डेट पे अगर ये सब्सटैंशियल अमाउंट जमा कर देते हैं, 2-3-4 करोड़ जमा कर देते हैं, तो शर्तिया जैसे स्वर्णकांता शर्मा जी कंसिडरेशन देंगी और इनको बेल देंगी, क्योंकि ये अपराध ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत लंबे वक्त तक जेल में रहा जाए, लेकिन चूंकि प्रोविजन इतना स्ट्रॉन्ग है कि जनरली आदमी को भेज देना पड़ता है। और मेरे ख्याल से राजपाल जी बेईमानी आदमियों के साथ एक बड़ी दिक्कत भी होती है, वो जब मुश्किल में होते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, और जब तक लोगों को पता चलता है तब तक उनका नुकसान हो जाता है। अगर यही बात वो पहले बोल दिए होते और फिल्मी दुनिया के लोग उनके पहले खड़े यही हो सवाल जाते। मैंने किया ना अनूप जलोटा जी से कि सफरिंग जो है कई बार साइलेंट होता है, जब कहानी बाहर आ जाती है तो लोग समझते हैं कि व्यक्ति किस दौर से गुजर रहा था। मुकेश त्यागी जी, ये जो सॉलिडेरिटी का नैरेटिव है बॉलीवुड की अगर हम बात करें, तो जब इस तरह के केसेस होते हैं तो वो नैरेटिव रीबिल्ड होता है? बिल्कुल वो होता है। अभी हमारे पद्मश्री और भजन सम्राट अनूप जलोटा जी ने जिस प्रकार से अमेरिका में बैठ करके और राजपाल यादव के प्रति अपनी सॉलिडेरिटी, फाइनेंशियल सॉलिडेरिटी और अपील करी है, तो मेरा तो फर्ज बन जाता, उनका आदेश मेरे लिए बिल्कुल सार आंखों पर है, तो मैं उनकी पूरी मदद करूंगा। और मैं राजपाल जी के विषय के बारे में जानता हूं कि बहुत शरीफ इंसान है और फिल्मी दुनिया बड़ी रिस्की दुनिया है और उसको उसमें कुछ पता नहीं लगता कि क्या होगा, पासा किस पर। और राजपाल यादव देखिए, आप उनकी वो देखिए, जर्नी देखिए, बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, उसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उन्होंने सीखा और उसके बाद टेलीविजन में काम किया, बहुत नाम कमाया। छोटे कद के बाद भी उन्होंने अपने अदाकारी से उस छोटे कद को जो है बहुत लंबा कर दिया। तो ये व्यक्ति अगर इंटेंशनली फ्रॉडुलेंट होता या इनका कोई बैकग्राउंड होता, तो हम तो ये कह सकते कि भाई राजपाल यादव जी ने अपनी कोई फ्रॉडुलेंट इनकी हैबिट है, इसलिए अभी विक्रम भट्ट हैं, देखिए जेल में, अपनी पत्नी के साथ जेल में है, राजस्थान जेल में। उनके साथ 30 करोड़ का उन्होंने कहीं फ्रॉड किया है, पैसे नहीं दिए हैं। तो वो एक लगता है कि इंटेंशनली किया गया, लेकिन राजपाल यादव जी ने इंटेंशनली नहीं किया है। जहां तक मुझे लग रहा है वो बेचारे फाइनेंशियल डिफिकल्टी में आ गए हैं। और लेकिन अब क्या है, कानून, जैसे अभी वकील साहब ने बताया कि जो लॉ जो है इट डज नॉट बॉदर कि आप सेलिब्रिटी हैं या आप नहीं हैं, वो तो कानून। और उनको बीच में काफी रिलैक्सेशन दिया। आप देखिए, उनको बीच में उनको बेल पे छोड़ दिया, उनसे कहा कि ठीक है आप अपना सेटलमेंट कर लीजिए। अब देखिए सेक्शन 118 में, एविडेंस एक्ट में, आर के सिंह वॉच करेंगे, उसमें प्रिजम्पशन लाइज ऑन दी एक्यूज्ड कि भाई आपने जो है ये पेमेंट लिया है, आपके ऊपर लायबिलिटी है और वो लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो वो भी है उसमें। तो उसके अब तो मैं यही चाहता हूं कि जो ये कंपनी है, क्या नाम है इसका, मृत्यु जो भी नाम कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन के काम में है, वो 5 करोड़ का उन्होंने ओरिजिनल लिया था और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगते लगते आज के दिन में वो 9-10 करोड़ पे हो गया है। तो अगर वो कह दें कि भाई ठीक है हम इसको कंपाउंड करके 5 करोड़ की जगह 3 करोड़ 4 करोड़, और फिल्म इंडस्ट्री सलमान खान साहब कर रहे हैं, काफी पैसा आ जाएगा, मुझे लग रहा है धीरे धीरे और भी पैसा आएगा जिससे अपील हो रही है। तो जज ये डायरेक्शन ना दे करके कि आप पूरे का पूरा पैसा कर दिए, मैं तो पिटिशनर से ये दरख्वास्त करूंगा, अपील करूंगा कि आप एक रियायत दे करके आप ऐसा कॉम्प्रोमाइज करिए जो अफोर्डेबल हो। अब 9-10 करोड़ में तो फिर फंसे रहेंगे राजपाल जी, तो वो लंबा चलेगा, 2.5-3 साल तक मान लीजिए उनका कन्विक्शन भी होता है तो उनके पैसे तो मिलने वाले नहीं है, फिर वो लंबे जाएंगे। तो मेरा अपील है अपीलेंट से, वो जो एप्लीकेंट से, कि आप जो है रियायत कंसेशनल सेटलमेंट करिए ताकि जो अफोर्डेबल हो और वो कर सकें, ये मेरा कहना है। जी, आर के सिंह जी, कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी, जो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो मीडिया सेंटिमेंट है वो नोटिस करता है क्या कोर्ट? नहीं, मीडिया सेंटिमेंट को तो नोटिस नहीं करेगा, ये तो मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे जानता हूं कि मीडिया सेंटिमेंट, बिकॉज कोर्ट्स आर नॉट गाइडेड बाय द सेंटिमेंट ऑफ मीडिया और पब्लिक, वो स्ट्रिक्ट रूल्स पे और एविडेंसेस पे चलता है और चलना भी चाहिए, क्योंकि कानून के पास आत्मा होती है, उसके पास भावना नहीं होती। बिल्कुल सर। तो वो आत्मा, जो अंतरात्मा होती है, उसके हिसाब से वो मीडिया सेंटिमेंट पे नहीं। लेकिन अभी मुकेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जिसकी लेनदारी बनती है वो थोड़ा दरियादिली दिखाए,
इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजपाल यादव जी कोई रूटीन आदमी नहीं है, एक अच्छे इंसान है, अच्छे अदाकार हैं, और जो जिनकी लेनदारी बनती है वो थोड़ा सा दरियादिली दिखा करके वो कह सकते हैं कि भाई जो कंपाउंड है वो हम इंटरेस्ट वेव ऑफ करते हैं, प्रिंसिपल ही ले लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, एक दो इंस्टॉलमेंट कर दिया जाएगा। हमारे समाज को कम से कम अपने सेलिब्रिटी जो लोग हैं जिन्होंने इतना कुछ दिया है समाज को, एक्टिंग के रूप में हो, सोशल वर्क के रूप में हो, जैसे अनूप जी जैसे महान भजन गायक है, कल को अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें इतनी दरियादिली दिखानी चाहिए। अगर ये बहुत फ्रॉडी होते या बदमाश होते तो 9 करोड़ बिल्कुल, बैकग्राउंड मैटर्स जी। इस मुल्क में तो 17,000 करोड़ 20,000 करोड़ लेकर के चंपत होकर विदेश में लोग बैठे हुए हैं। ये कौन सी बड़ी बात है? इस आदमी की बड़ी मानवता का, इस आदमी के गुडविल एक सवाल पूछना है आपसे, क्या कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कंप्लेनेंट को कि भाई आप इतना लेकर के इसको कंपाउंड करिए, क्या कर सकता है ऑर्डर? नहीं मुकेश जी, कोर्ट तो ऑर्डर नहीं कर सकेगा, कभी भी कंप्लेनेंट को ये फोर्स नहीं कर सकेगा क्योंकि उसकी लेनदारी बनती है। लेकिन हाँ, वो चाहे तो मीडिएट कर सकता है, उसको समझा सकता है। जजेस के पास जो समझाने की पावर होती है ना, उसके पीछे उनके जुडिशियल माइट होती है। अगर ठीक है वो समझाने की कोशिश करेगा, आप नहीं समझते हैं तो जजेस के पास सो मेनी वेज जो आपको समझा सकते हैं वो अच्छे तरीके से। तो कोर्ट चाहे तो मीडिएट कर सकता है, कोर्ट ने पहले भी मीडिएट किया है, पहले भी जो जिसकी लेनदारी है उसको बहुत बार अपने तरीके से उसमें, आप सोचिए ना 9-10 का मैटर है, करते करते आप 16 साल हो गया, तो कोर्ट कहीं ना कहीं कंसिडरेट तो था ही था। अब आज के डेट में जब ठीक है भाई आपको पनिश करना था 1-2 दिन के लिए, वो चले गए बेचारे, अब आप थोड़ा सा कंसिडरेशन दिखाइए और दरियादिली दिखाकर प्रिंसिपल अमाउंट को इंस्टॉलमेंट पे फिक्स कर दीजिए और ले लीजिए, बात खत्म हुआ। अभी जुडिशियल मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को अगर 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ दे देंगे, इतना अगर पैसा दे दें 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ तो फर्क पड़ जाता है। और इतनी निर्दयी है हमारी कानून कलाकार हैं, आपका तो बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, अनुभव है इस इंडस्ट्री में। आपके ऊपर जितने भी टैग्स होते हैं, आपकी कितनी सफल फिल्में रही, आपने क्या किया, आपका क्या बैकग्राउंड रहा, इनसे इतर आप एक पर्सन के तौर पर कैसे हैं, एक इंसान के तौर पर कैसे हैं, अल्टीमेटली आपको वही चीज़ काम आती है। और इस केस में भी कहीं ना कहीं वही दिख रहा है। बहुत से लोग हैं जो गुमनामी का शिकार हुए, आर्थिक तंगी से जूझे, कभी कभी उनके लिए भी गिल्ट होता है कि काश ये दौर होता जो सोशल मीडिया का आज है, तो वो कहानियाँ भी सामने आ जाती। लेकिन अल्टीमेटली आप मानते हैं कि आप कुछ भी हैं, कितने भी सफल व्यक्ति हैं, लेकिन बेहतर इंसान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी कहीं ना कहीं जो है आपके लिए एक सॉलिडेरिटी का माहौल बनता है। देखिए, फ़ायदा नुकसान तो चलता रहता है, हर फील्ड में होता है, लेकिन अगर आप सबसे व्यवहार अच्छे रखे हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, तो ऐसी तकलीफ की जो मोमेंट है, समय आता है, इस वक्त लोग आ जाते हैं साथ देने। और देखिए साथ देने आ ही गए हैं ना, सभी आ गए हैं, और भी लोग आ रहे हैं, उनके मित्र लोग जो इनको नहीं जानते हैं वो लोग भी आ रहे हैं। हम तो खैर जानते ही हैं। हमको एक बार ये बता रहे थे अपने स्ट्रगल टाइम का एक वाकया कि भाई कहने लगे हमारे गांव में आपका प्रोग्राम था, अब हमारे पास पैसे तो थे नहीं टिकट के लिए, हम वो तंबू के अंदर घुस रहे थे बिना पैसे टिकट लिए, तो हमको पीछे से एक डंडा पड़ा था पुलिस का, फिर हम आपका प्रोग्राम जो है नहीं देख पाए थे, लेकिन फिर भी हम घुस ही गए, किसी तरह घुस ही गए, जो उनका अंदाज है बोलने का। तो ये उस जगह से ये लोग आते हैं कि भाई इतनी अपने टैलेंट को लेके, और मेरे ख्याल से तो मुकेश जी भी अपना जोर चलाएंगे ना तो हो जाएगा। इनका बड़ा जोर है, दिल्ली में बहुत जोर है इनका। मुकेश जी, इससे पहले भी अब एक लंबी फहरिस्त रही है, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत से लोग जो हैं वो इस तरह से गुमनामी का शिकार हुए हैं, आर्थिक तंगी से जूझे हैं, लेकिन अब एक अलग नैरेटिव भी सेट हुआ है, और वो नैरेटिव कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने भी सेट किया है। अब आप बताते नहीं हैं कि आपने मदद की है, आप ये भी बताते हैं कि आपने कितने पैसे की मदद की है। तो वो जो एक नैरेटिव बदला है सोशल मीडिया से, अब लोग ये भी कहते हैं कि आप कैमरा सामने है तो आप मदद कर रहे हैं, अगर कैमरे के पीछे मदद मांगी जाए तो शायद मदद ना हो। तो ये इस तरीके की बातें भी कहीं ना कहीं उठ रही हैं। देखिए इसका फायदा देखिए, जिन लोग अगर हमने बोला है कि हमने ये मदद की है तो ये 50 लोगों तक पहुंचता है, उनमें से कुछ लोग और आते हैं सामने, तो ये अच्छी बात है कि ये बात लोगों को पता लगे, पता लगने से ही लोग इंस्पायर होंगे और देंगे।
हाँ मुकेश ठीक जी। है मुकेश जी, मैं आपका रिएक्शन भी लूंगी इस पर। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अनूप जी तो खुद निर्माता और बेहतरीन अदाकार है, मैंने उनकी कई अदाकारी देखी हैं। और लेकिन जब इस स्टेचर के लोग कहते हैं तो वो करते हैं, वो ऐसे हवा में बात करके अपनी, उनको कमाने की जरूरत ही नहीं कोई सिंपैथी, क्योंकि वो खुद ही इतने बड़े स्तंभ है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के और म्यूजिक इंडस्ट्री के। वो ऐसे नहीं बोलेंगे और उनकी सिंपैथी सचमुच में है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ सोनल जी आपके माध्यम से, फिल्म इंडस्ट्री के हर टाइप के एलिमेंट्स हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, दुनिया इसको बहुत चकाचौंध और बड़ी चमकीली दुनिया समझती है, बहुत से लोग पैसे डाल देते हैं इसमें उस लाइमलाइट में आने के लिए। और मैंने खुद देखा है आंखों के सामने, बड़े बड़े निर्माताओं ने कुछ चंद पैसों के लिए अपने लीगल एग्रीमेंट को ब्रीच किया है, चंद पैसों के लिए जो उन्होंने कहा उस करार को जो है पूरा नहीं किया। तो इस प्रकार के शरारती तत्व भी जो है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में सॉलिडेरिटी उस आदमी के साथ है जो जेन्युइन है, जिसका कोई फ्रॉडुलेंट बैकग्राउंड नहीं है। अब जैसे सलमान खान है, उनको क्या जरूरत है कुछ सिंपैथी बटोरने की, या मिक्का सिंह है, या अनूप जलोटा जी हैं, या सोनू सूद है। ये सब लोग इतने ऊंचे कद पर हैं कि इनको कह करके इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे ना दे। तो मैं समझता हूँ दे करके उन्होंने एक नई वेव क्रिएट करी है कि भाई हमें ऐसे आदमी के साथ खड़ा होना चाहिए जो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, बेचारा फाइनेंशियल परेशानी में फंस गया। पिक्चर बनाने की तमन्ना हर एक को होती है और वो अच्छा कलाकार है। अब पिक्चर नहीं चली तो उसका कोई दोष नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये दो तरफा वो है कि जो फाइनेंसर है उसको बैकफुट पे जाना चाहिए। और फिल्म इंडस्ट्री से जितना पैसा है, मैं नहीं समझता कि राजपाल यादव के पास आज के समय में अपना कोई बहुत मोटा उनके पास सेविंग अकाउंट होगा, या उनकी अभी आने वाली कोई पिक्चर मुझे कोई, हाँ सोनू सूद ने ऑफर करी है, वो भी कितना ऑफर करेंगे, ज्यादा ज्यादा 20 लाख 30 लाख रुपए से ज्यादा उनको ऑफर नहीं करेंगे। तो ये दोनों तरफ से, तो इनको 16 तारीख को जब केस आएगा, मैं समझता हूँ जज साहब को भी थोड़ा सा सिंपैथेटिक व्यू लेना चाहिए, क्योंकि हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है। और कंप्लेनेंट आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भाई अपना बैकफुट पे लेकर के जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें थोड़ा कंपाउंड करके इस केस को रफा दफा करिए। हाँ बिल्कुल, और मैंने तो देखिए कल बोला था और भेज दिया मैंने, तो ऑलरेडी मनी इज गॉन। जी आर.के. सिंह जी, जो ये इनेबिलिटी टू पे कोर्ट ऑर्डर्स है या ड्यूज का जो लीगल डिफेंस है, वो किस तरीके से इसमें बन सकता है सर? इसमें मैं थोड़ा और डिटेल में इसके कानूनी पहलू आपसे समझना चाहूंगी, और बहुत से सवाल मुकेश त्यागी जी ने भी आपसे किए, वो भी मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी। देखिए, इनेबिलिटी टू पे अगर आपके पास है, देन फर्ज कीजिए कि राजपाल यादव जी कह दे कि मैं पे कर ही नहीं सकता, हमारे पास हैसियत नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है पे करने के लिए, देन सर्टेनली जो एक्ट का प्रावधान है कि फुल टर्म इनको कन्विक्शन का करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेनल ऑफेंस बना दिया गया है। पहले ये एक सिविल डिस्प्यूट हुआ करता था, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जब से आया तब से ये पेनल हो गया, और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इसका मैं बहुत एहतराम के साथ कह रहा हूँ कि इसका बहुत बेजा इस्तेमाल भी किया जाता है। बहुत बार आप बहुत ऐसे केसेस हम लोगों के पास आते हैं जहाँ पे अननोइंगली लोग अगर किसी मुश्किल में होते हैं तो सामने वाले से पैसा लेते हैं, तो उनको एक ब्लैंक चेक दे देते हैं साइन करके, और वो लोग उसमें भर करके ना जो अमाउंट उनका दिल आता है भरते हैं, उसको बाउंस कराते हैं और उनको जेल भिजवा देते हैं। तो टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आती है, लेकिन उससे इतर भी एक बात भी बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि राजपाल जी पहले आदमी है। बॉलीवुड में पहले भी चेक बाउंसेस हुए हैं, प्रीति जिंटा का हुआ था, ओंकड़ा मित्रा साहब को उनको तो जेल जाना पड़ा था, और अमीषा पटेल का हुआ था, अमीषा पटेल का हुआ था, उन लोगों ने भी कॉम्प्रोमाइज किया था। लेकिन ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल हो गया, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ये नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो गया। एज ए लॉयर भी मेरा मानना है ये थोड़ा ज्यादा हो गया। जब एक्टर्स जो हैं वो इनफॉर्मल अरेंजमेंट्स में काम करते हैं सर, तो आपको लगता है कि लीगल जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ जाते हैं इससे? देखिए सोनल, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कोई भी दुनिया का कानून ऐसा नहीं बना है जो ह्यूमन माइंड को लेजिस्लेट कर सके, यह संभव बात है। जो वकीलों की दुनिया होती है, हमारे और एक्टर्स की दुनिया में कोई खास अंतर नहीं है। वी डू एक्टिंग विथ वन कॉस्ट्यूम एंड दे डू एक्टिंग विथ डिफरेंट कॉस्ट्यूम। तो हमारे और अदाकारों की दुनिया कोई बहुत अलग नहीं होती है। तो हमारी दुनिया या इनकी दुनिया बहुत वर्ड टू माउथ और ट्रस्ट में चलती है, लॉयल्टी है, ट्रस्ट है, एक दूसरे के प्रति एहतराम है। तो उस पर हर चीज अगर ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा जाने लगे तो फिर इस समाज से विश्वास उठ जाएगा, और जिस समाज से विश्वास उठ जाएगा उसका फंक्शन करना असंभव बात, बिल्कुल असंभव बात है। वी आर नॉट एन अमेरिकन सोसाइटी।
वी आर ए सोसाइटी विच इज बेस्ड ऑन इंटर कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट विथ ईच अदर, एंड दैट इज आवर बेसिक एंड फंडामेंटल स्ट्रेंथ। और जिसको अगर हम लोग कभी कभी होता है क्या है कि हम कभी कभी अपने नाराजगी में उस ट्रस्ट को बिट्रे कर देते हैं और उस आदमी को कोर्ट कचहरी में घसीटना शुरू कर देते हैं। मैं एज ए लॉयर में मेरा मानना है जी कि इस टाइप के झगड़ों को कोर्ट में नहीं ले जाना चाहिए। अगर ये जिनकी लेनदारी बनती है वो चाहते तो किसी और के थ्रू मीडिएट करा लेते, मीडिएशन करा लेते, किसी को बीच में रख, जैसे अनूप जी जैसे लोग हैं, मुकेश जी जैसे लोग हैं, बॉलीवुड में बतेरे लोग हैं ऐसे। भाई राजपाल जी को जानने वाले लोगों की कमी थोड़ी है। उनका एश्योरेंस, जैसे अनूप जी का एश्योरेंस या मुकेश जी का एश्योरेंस क्या आज के डेट में किसी जज के एश्योरेंस से कम है क्या? अगर कल को अनूप जी ये कह ले कि आई विल इंश्योर इट कि राजपाल जी तुमको पे कर देंगे, और तो मुझे नहीं लगता कि राजपाल जी अनूप जी की बात को वो नहीं मानेंगे, जरूर मानते कहीं ना कहीं से वो इंतजाम। आरके सिंह जी, आप उनका केस फ्री में लड़ लीजिए प्रो बोनो जी। अरे मैं तो कह रहा हूँ आप जी I'll be most honored. I really like the person as a actor. बिल्कुल कोई दुख नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। अनूप जलोटा जी, देखिए जिस तरीके से अभी आरके सिंह जी भी जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बॉलीवुड जिस तरह से इमेज क्राइसिस से गुजर रहा था, उसमें ऐसे लोगों की भी कमी होती चली जा रही थी। अब ये एक नया स्टैंडर्ड सेट हो रहा है, अच्छी बात है, एक रे ऑफ होप दिख रही है कि जो ज़रूरतमंद हैं वो अब आगे आएंगे, बोल सकते हैं, मदद के लिए हाथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक जो काला अध्याय है वो भी हमने देखा है। बहुत से लोग किस तरीके से चले गए, उनके लिए कभी कभी लगता है, गिल्ट फील होता है कि सिचुएशन अगर आज जैसी होती तो शायद वो ना जाते। नहीं, उन दिनों भी लोगों के दोस्त थे। मैं समझता हूँ कि किसी को तकलीफ आती थी, अगर कभी राज कपूर जी को तकलीफ आती थी तो लोग पहुँचते थे कि चलिए अगली फिल्म आप बनाइए, हम आपका साथ देंगे। जब मेरा नाम जोकर पूरी तरह पिट गई थी तो उनकी यह हालत नहीं थी कि वो बॉबी बना पाते, लेकिन लोग आए कि नहीं आप बनाइए। मुझे याद है कि हिंदुजा फैमिली हमेशा राज कपूर जी को हेल्प करती रही कि आप चिंता मत करिए। आप गोपी हिंदुजा जी ने मुझे खुद बताया कि जब भी कोई तकलीफ आती थी मैं कहता नहीं बनाओ और बनाओ, मैं देता हूँ पैसे। तो इस तरह की फैमिलीज हैं, इस तरह के लोग हैं जो सपोर्ट करते थे। और फिर एक बॉबी फिल्म बन के निकली जिसने पुराने जितने कर्जे थे, जितनी परेशानियां थी, वो राज कपूर जी की सब धो दी, सब ठीक हो गया। इसी तरह किसी को और भी कष्ट आते हैं तो लोग हैं, क्योंकि आदमी अपनी इमेज अगर अच्छी बना ले, उसमें कई वर्ष लगते हैं, अगर इमेज ऐसी बना ले कि भाई वो देगा ही वापस, तो सामने वाले को देने में, हेल्प करने में कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो उन्हें देना ही देना है, लेकिन कहाँ दें वो सही लोग ढूंढना चाहते हैं, इसको दें इसको ना दें। सही लोग हैं ये, राजपाल यादव सही है। राजपाल यादव अगर कल फिर फिल्म बनाएंगे तो इनको मदद करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने, इनकी नीयत खराब नहीं है। कभी किसी की एक कोशिश फेल हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा फेल होगा। इनको फिर भी मदद करनी चाहिए और इस बार इनको निकालना है, बाहर तरीके से निकालना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सोमवार को 16 तारीख को, उस दिन मैं तो ह्यूस्टन में हूँगा अमेरिका में, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 2-3 करोड़ रुपया देकर वो बाहर आएंगे और उसके बाद धीरे धीरे बाकी पैसा दे दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जो लोग इसमें जिन्होंने फाइनेंस किया था वो इस बात को समझें। मुकेश त्यागी जी ने अभी आरके सिंह जी से गुजारिश की है फ्री में केस लड़ने की। सर मैं आपकी भी ओपिनियन उस पर चाहूँगी, क्योंकि अभी चूंकि केस कोर्ट में है, लेकिन अब आप जैसे अनुभवी वकील जब इस तरह की बातें करते हैं तो एक उम्मीद की किरण तो जागती है। उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूँगी सर। नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ। मुझे बहुत अच्छा, मैं ऑब्वियसली मुझे मैं तो पहले भी बोला हूँ कि आई विल बी ऑनर्ड, क्योंकि राजपाल यादव जी को मैं बहुत लाइक करता हूँ। उनकी लगभग सारी फिल्में हमने देखी है और रिपीटेडली मैं देखता हूँ। जब भी लाइट मूड में आता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लाइफ के बर्डन्स बढ़ गए हैं, तो मैं उनको देखता हूँ, गालिब को सुनता हूँ। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ जिनसे मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्रैवल करता रहता हूँ उनके साथ। ये अच्छी बात है सर। वकीलों में मैंने थोड़ी ये जो साहित्यिक समझ, शेर व शायरी, गालिब को पसंद कर रहे हैं आप, कॉमेडी पसंद कर रहे हैं, फिल्में पसंद कर रहे हैं, अच्छी बात है सर ये, क्योंकि हमेशा हमने बहुत सीरियस नोट पर देखा है, आप लोगों को बड़ा टेक्निकल होते हुए देखा है।
नहीं जानती हैं कुणाल, हमारा जो पेशा इतना बोझिल पेशा है ना, उसमें आपकी अंतरात्मा के ऊपर एक ऐसा पत्थर रख दिया जाता है जी। कि, और नेगेटिविटी इतनी बड़ी है कि हमें 24 घंटे दूसरों के झगड़े, लड़ाई, इन तमाम चीजों को करते करते पता ही नहीं चलता है कि पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल, ये बाउंड्री है कहाँ खत्म हो गया जी। और सही जब आप बात है, बहुत सही। सारे इस टाइप की केसेस को, जैसे अब अनूप जी का पूरा व्यक्तित्व आप देखेंगे, बड़ा शांतचित्त व्यक्तित्व है, जैसे लगता है कि बोलते हैं तो बोलते समय भी भजन निकल रहा है, लेकिन हम लोग का पेशा ऐसा है कि हम लोग बोलेंगे भी तो लगेगा कि हम लड़ाई कर रहे हैं। जी। तो ये रफ एजेस तभी खत्म हो पाएगी जब आपके अंदर थोड़ी साहित्य हो, थोड़ा म्यूजिक हो, गजल हो, थोड़ी सी वर्जिश हो, ये चीजें बहुत जरूरी हैं, अदरवाइज थोड़ी मुश्किल बढ़ जाती है। बहुत अच्छी लेकिन बात कह मेरी रहे हैं सर आप, उम्मीद है कि बहुत एक- अच्छी एक- बात कह रहे हैं मुकेश त्यागी जी। ये जो एक शेर सुनाता हूँ कि अरे प्लीज। इस शेर में ये बात जरा समझ में आती है कि जिंदगी में आप कुछ भी करेंगे तो तब होगा कि मोहब्बत में यकीनन गम मिलेंगे, क्या बात। मोहब्बत में यकीनन गम मिलेंगे, कभी ज्यादा कभी कुछ कम मिलेंगे, वाह सर, क्या बहुत बात। खूबसूरत, लेकिन बहुत सुंदर, मिलने तो है, बहुत मिलने अच्छा तो है। बहुत अच्छा। देखिए यही होता है ना संगम, कला के क्षेत्र से लोग जुड़ते हैं और वकालत से जुड़ते हैं, और जब एक दूसरे की सोहबत का असर होता है और एक दूसरे के टेस्ट मिलते हैं तो फिर कैसे पैनल एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस होता है, ये मैं भी ऑब्जर्व कर पा रही हूँ। मुकेश त्यागी जी, मैं टॉपिक पर आती हूँ, क्योंकि ये जो एक वेव है, ये एक टेम्पररी वेव के तौर पर देख रहे हैं, या आपको लगता है कि कोई इंस्टीट्यूशनल इसमें चेंज आएगा? मैं बॉलीवुड की इमेज की बात कर रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक बार एक वेव बनकर रह जाती है, बस उसका हम बहुत दूरगामी परिणाम नहीं देख पाते हैं, लेकिन ऐसे केसेस के उठने के बाद आगे तक ये वेव कितनी चलती है ये कहना मुश्किल हो जाता है। देखिए, मैंने ये देखा वेस्टर्न मीडिया में जब चैरिटी रेस करते हैं तो टेलीविजन पे एक शो होता है और उसमें जो है लोगों से अपील की जाती है, जैसे अनूप जी का कोई कॉन्सर्ट हो जाए और या कोई चैनल के साथ कमिट कर दे, या सलमान खान आ जाएं या सोनू सूद आ जाएं कि भाई हम ये चैरिटी एक शो कर रहे हैं आपके लिए और जो पैसा आएगा वो हम राजपाल यादव जी के उसमें देंगे। तो मैं समझता हूँ उसमें वेस्ट में तो मैंने देखा मिलियंस ऑफ डॉलर इथोपियन रिफ्यूजीज के लिए आ जाते हैं, करोड़ों रुपए स्पेस्टिक चिल्ड्रन के लिए आ जाते हैं। हिंदुस्तान में अभी ये कल्चर इतना सशक्त नहीं है। तो मैं समझता हूँ अगर टेलीविजन चैनल अपने यहाँ से फ्री वो करें और एक प्रोग्राम ऐसे, मैं कह रहा हूँ राजपाल यादव छोड़िए, ऐसे बहुत से आर्टिस्ट हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, वो बेचारों के पास हॉस्पिटल में जाने के पैसे नहीं है। एक जमाने में, अपने जमाने में दिग्गज कलाकार हुआ करते थे, म्यूजिक अरेंजर्स हैं, स्पॉट बॉयज हैं। ये ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री नहीं है, मैं आज आपको बता दूं। और इसमें एम्प्लॉयमेंट इस केस रिलेटेड, अगर कोई प्रोजेक्ट आ गया तो उनको जॉब मिल जाता है, फिर फिल्म खत्म हो गई तो फिर उनको दूसरा जॉब ढूंढना पड़ता है। तो ये जो एक मुसलसल एक मुसीबत का माहौल है, इसका सोल्यूशन निकालना मैं समझता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में दिग्गजों का एक प्राथमिक कर्तव्य है कि कुछ इस प्रकार का कॉर्पस क्रिएट करें कि नीडी लोगों को, जेन्युइन लोगों को जो है मदद सही टाइम पर मिले। तो मेरा यही कहना है, मैं भी एक शेर बोल देता हूँ, बेनाम से ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता और जो बीत गया वो गुजर क्यों नहीं जाता। तो ये जो दर्द है ये मुसलसल जिंदगी में रहेगा, क्योंकि राजपाल जी का ये भी एक बहुत बड़ा पनिशमेंट है। और मैं वकील साहब के माध्यम से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इनके पास एक मौका आया था, जिन्होंने चेक्स इशू किए, ये दोबारा चेक्स बाउंस हुए हैं। तो कोर्ट हो सकता है कि इनका एक थोड़ा सा डिफिकल्ट व्यू ले कि भाई आपको एक मौका दिया, आपको छोड़ा, उसके बाद आप फिर बाउंस चेक दे गए। तो ये आप वकील साहब ज्यादा इसके बारे में बता पाएंगे, पर सिचुएशन इज नॉट दैट कंफर्टेबल एज आई फील फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। आर.के. सिंह जी, अभी जिस तरीके से मुकेश त्यागी जी भी जिक्र कर रहे हैं और वेलफेयर फंड्स की मैं भी बात करना चाहूंगी सर, उससे कहीं ना कहीं लगता है आपको कि लीगल डिस्प्यूट्स कम होंगे? नहीं, देखिए, आदमी, एक मनुष्य ना, एक इंसान बाय नेचर लिटिगेंट नहीं होता है, मेरा ये मानना है। मैं बहुत क्लोजली लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ जो लिटिगेंट होते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, आप समझ लीजिए धुरंधर ही होंगे जी। लोकल कचहरी से स्टार्ट करते करते वो हाई कोर्ट पहुंचते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, तो उनके अंदर लड़ने का जज्बा बड़ा जबरदस्त होता है। लेकिन कहीं ना, मैं देखता हूँ, उनको ऑब्जर्व करता हूँ, तो बाई नेचर वो लिटिगेंट नहीं होते हैं। उनकी पूरी कोशिश यही होती है कि वो किसी तरीके से लिटिगेशन को अवॉइड करें। लेकिन बहुत बार ऐसी मुश्किल हो जाती है इंसान के पास कि वो, जब सब लोग शेर कह ही रहे हैं तो मैं भी कह ही देता हूँ, बात पूरी हो जाएगी, है ना। इरशाद,
ये बड़ा अच्छा वो शेर है कि मुश्किल और हालात तो डर कैसा, जब जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। वाह सर, बहुत क्या सुंदर। बात है, क्या बात है। तो लड़ना पड़ जाता है, बहुत बार लड़ना पड़ जाता है। और मुकेश जी ने बिल्कुल सही कहा, ये दूसरी बार चेक बाउंस किया है, इससे उनकी एंटीसीडेंट जो है थोड़ी टेंटेड हो गई, थोड़ी टेंटेड हो गई है। हाँ, लेकिन जिस तरीके के वो इंसान है, इसके पहले उनके ऊपर कोई ऐसे मुकदमे नहीं थे, कोई हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, ना ऑफेंडर है, ना कोई चीटिंग का केस है, ना तमाम चीजें हैं। बहुत एक साधारण चीज पे प्रोजेक्ट लिए उन्होंने चेक लिया था, वो बाउंस कर गया, वो पे नहीं कर पाए, दूसरी बार भी पे नहीं कर पाए। तो एडमिटेड फैक्ट ये है कि एक जुडिशियल कॉन्साइंस कहता है कि कहीं ना कहीं आर्थिक हालात उनके बस के थे नहीं, वो उसको कंट्रोल कर नहीं पा रहे थे। नाउ द कंट्रीब्यूशन हैज स्टार्टेड कमिंग, तो जजेस विल टेक अ वेरी लीनियंट व्यू। लेकिन आप अपनी शो खत्म करने के पहले मेरी एक गुजारिश आप अनूप जलोटा जी तक पहुंचा दीजिए, अगर संभव हो सके। जी, फरमाए। बस शो खत्म होने के पहले आप अपनी वो बड़ी मशहूर भजन है, जीनी रे जीनी जीनी चदरिया, बना देंगे तो जरूर सुनेंगे। वैसे मैं एक बार बताऊं, अनूप जी मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं और इनको मैंने जब भी रिक्वेस्ट करी है, ये हमेशा आकर के बिना किसी नखरे के ये गाते हैं, अपना हारमोनियम ले आते हैं। इनके अंदर इतनी उदारता है, मैं ऐसा व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा। तो अगली बार आप हमें भी याद कर लेंगे। और बहुत बार मैं वीडियो इनका देखता हूँ, इनके घर पे मैसेज बजती है और मैं रेगुलर वॉचर हूँ उस मैसेज की। अनूप जी, अक्सर हम देखते हैं कि जो हेल्प के लिए, मदद के लिए भी हाथ बढ़ती है तो अगले व्यक्ति का कद देखा जाता है। हेल्प भी स्टार वैल्यू के साथ आती है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जब आप जाने माने चेहरे हो जाते हैं तो चूंकि अब देखिए हम और आप दोनों वाकिफ़ हैं इस नाम से, हमने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुमनामी की आंधी में भी होते हैं। तो जो अननोन एक्टर्स होते हैं उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट है सर, अगर बॉलीवुड के लिहाज से मैं समझना चाहूँ। हमारे पास कुछ एसोसिएशंस हैं, जिसमें एक एसोसिएशन है इसामरा, इंडियन सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस राइट एसोसिएशन। इसका मैं चेयरमैन हूँ। हमारे पास वेलफेयर फंड्स हैं, अच्छे फंड्स हैं। तो जब हम किसी म्यूजिशियंस को तकलीफ में देखते हैं, हम उनको इसमें से पैसे देते हैं। साथ ही साथ एक और ट्रस्ट है जिसका नाम है खयाम फाउंडेशन। खयाम साहब ने अपनी एक पैनी जो है वो मुझे दे दी थी कि आप इससे लोगों को मदद करिए। जाने से पहले सब मुझे दे गए, और फिर हमने एक ट्रस्ट बनाया, खयाम ट्रस्ट, और उससे भी हम म्यूजिशियंस की मदद करते हैं। उसमें भी अच्छे, उन्होंने जो ज़िंदगी भर पैसे कमाए सब उसमें डाल दिए। उसके साथ ही साथ हमारे पास IPRS है। IPRS में हम लिरिक राइटर्स और म्यूजिशियंस, उनको हम देते हैं। मुझे लगता है कि इसी तरह से एक एक्टर एसोसिएशन भी है। उस एक्टर्स एसोसिएशन के पास वेलफेयर में कितना फंड है वो मुझे पता नहीं है, मैं उससे कनेक्टेड नहीं हूँ। उनको भी अपने फंड में से कुछ पैसा यहाँ देना चाहिए, सिंटा। तो इस तरह से एसोसिएशंस हैं, कुछ से मैं जुड़ा हूँ, और वो पैसे वहाँ। तो अब जो खयाम एसोसिएशन है, खयाम और इसामरा, इन दोनों में तो मैं चेयरमैन हूँ। लेकिन उसमें हमारी लिमिटेशन ये है कि हम सिर्फ म्यूजिशियंस को दे सकते हैं। इस तरह के उसमें रूल्स बनाए। खयाम साहब भी कह गए थे कि म्यूजिशियंस को, सिंगर्स को दीजिए। लेकिन हम सिंटा में और दूसरी एसोसिएशन से बात करेंगे, कुछ वहाँ से भी लाएंगे। इस तरह मदद होती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि हम उस शख्स को जानते ही हों और हम उसको करें। राजपाल जी को तो हम जानते हैं पर्सनली, तो हमारा इंटरेस्ट और बढ़ जाता है काम करने का। तो इस तरह की मदद फिल्म इंडस्ट्री में भी दर्शक सुन रहे होंगे इस वक्त, जो भी ज़रूरतमंद भी सिंगर्स होंगे जिनकी ज़िंदगी में मुश्किलात होंगी, वो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा उनको राहत मिलेगी। एक ज़रूरी बात आपने बताई। मुकेश जी, बॉलीवुड में काम अनिश्चित है, हम देखते हैं कि इनकम्स जो हैं वो इरेगुलर हैं। तो ये जो सिक्योरिटी प्लानिंग है, इस पर बातचीत क्यों नहीं होती इतनी ज़्यादा? क्यों इस पर अभी, पहले भी हम यही स्थिति देखते थे, अब भी ठीक वैसी ही है? कहाँ लैक है जो एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग नहीं बन पा रही इसको लेकर? देखिए, एक तो नंबर 1 ये ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री नहीं है, बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। लेबर लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स हैं लोगों के। और आप ये देखिए 95% लोग जो हैं हैंड टू माउथ हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। ओनली 5% जो टॉप प्लेयर है वो लोगों के पास पैसा है, बाकी लोग तो हैंड टू माउथ जिंदगी चला रहे हैं।
तो ये इसको एक तरीके से बहुत सपोर्ट की जरूरत है। आप इतने तमाम टैलेंटेड लोग आप देखेंगे, राइटर्स हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, उनमें इतना टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन बेचारों पे स्पॉटलाइट ना आने की वजह से वो गुर्बत की जिंदगी जो है लीड करते हैं। तो उनको भी ऊपर उठाने के बहुत से प्लेटफॉर्म आए हैं, लेकिन जितना सपोर्ट चाहिए उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और मैं काफी लोगों की हालत देखता हूँ, वो काफी उसमें दर्दनाक स्थिति में बेचारे रहते हैं। एक तो उनका नाम भी हो गया, लोग उन्हें थोड़ा बहुत पहचानते भी हैं, उनसे उम्मीद भी लगाते हैं कि उनका एक स्टेटस होगा, और फिर वो इतनी छोटी क्लब है बॉलीवुड, उसमें एकदम चिंगारी की तरह से आग फैलती है कि भाई इसके साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया जी। और तो इसको मैं समझता हूँ कि एक बहुत संगठित होकर के कैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री की प्रतिभा को बढ़ाया जाए। जब से ओटीटी आया तब से बॉलीवुड की हालत, अब आप ये देखिए 80 से 90% पिक्चर जो बॉलीवुड की है वो सक्सेसफुल ही नहीं होती हैं। जी। आजकल 100-150 करोड़ के बजट की पिक्चरें बनती हैं। अगर मान लीजिए पिक्चरों का रिकवरी नहीं है तो आप देखिए कितने लोगों की हालत कितनी खराब होगी, तो उसमें डिफॉल्ट होने वाले हैं। मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है, मैं बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त कम है, तो मैं आर.के. सिंह जी की सिफारिश को नहीं इग्नोर कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अनूप जलोटा जी से जो गुजारिश उन्होंने की है, तो आप चलते चलते सर एक भजन जो उन्होंने कहा है आप गुनगुना दीजिए प्लीज। जी जरूर। वैसे अनूप जी गायक तो कबीरा, हाँ आप ही गा लीजिए। कबीरा आर.के. सिंह जी भी गुनगुनाते जरूर होंगे। बिल्कुल गुनगुनाते होंगे, इसलिए तो शेर व शायरी के शौकीन है। जी जी सर। ये सुनाता हूँ शुरू के बस। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। चलिए, बहुत सुंदर चर्चा रही, एक सुखद शाम रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत एहतराम हमारे साथ जुड़ने के लिए, शो में शामिल होने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा एक संदेश है कहीं ना कहीं कि जब आप मुश्किलात में होते हैं तो अपने चारों ओर अंधियारा देखते हैं तो कुछ लोग सूरज की किरण की तरह सामने आते हैं, और वही कहीं ना कहीं एक नए उजियारे की कल्पना हम उन लोगों की रोशनी भरी निगाहों से करते हैं। तो कोशिश यही है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और जिन जगहों पर लगता है कि बॉलीवुड में एक अनसर्टेनिटी का माहौल है उसको भी जल्द से जल्द दुरुस्त होना चाहिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हासिल।